इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की को दिखाते हुए जो एक खाली बिल्डिंग के एलिवेटर में एंटर कर रही थी। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए थे और उसके दूसरे हाथ में था उसका फोन। एलिवेटर में घुसते ही वो फोन का कैमरा ऑन करके खुद को रिकॉर्ड करने लगती है और किसी को रेफर करते हुए कहती है, ये हम दोनों मिलकर करने वाले थे लेकिन तुम तो नहीं आए तो मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में कैमरा उस कागज पे फोकस करती है जिस पर हम देखते हैं नंबर्स के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे। ये लड़की उसी के अकॉर्डिंग बटन प्रेस करती है और एलिवेटर पहले 4th फ्लोर, उसके बाद 2nd, फिर 6th, उसके बाद फिर से 2nd एंड फाइनली 10th फ्लोर पे जाके रुकती है। इसके बाद उसे 5th फ्लोर पे जाना था मगर वहां उसे अपनी आंखें बंद रखनी थी। अब इसका कारण तो हम तब समझ नहीं पाते मगर ये लड़की विजिबली बहुत डरी हुई लग रही थी, टेंशन में कांप रही थी। वो 5th बटन प्रेस करके वो अपनी आंखें तो बंद कर लेती है मगर जब उस फ्लोर पे पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा और बंद नहीं होता, इस लड़की का टेंशन दुगना हो जाता है। अचानक उसे बहुत ठंड लगने लगती है जो इससे पहले किसी भी फ्लोर पर उसे नहीं लगी थी। वो पैनिक करने लगती है और इस घबराहट में वो अपनी आंखें खोल लेती है जो करने से स्ट्रिक्टली मना किया गया था। तब तो कुछ नहीं होता, कुछ ही सेकंड में दरवाजा बंद हो जाता है और ये लड़की नेक्स्ट बटन 1 प्रेस करती है मगर इसके बाद जो होता है वो इस लड़की ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की जगह उल्टा ऊपर की तरफ जाने लगती है। सारे लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और उसे फील होता है उसके पीछे कोई है। जब वो कैमरा में देखने की कोशिश करती है तो उसे एक लड़की दिखती है मगर उसका चेहरा इतना भयानक था कि डर से इस लड़की की सांसें रुक जाती है। ठीक तभी लिफ्ट जाके रुकती है 10th फ्लोर पे जहां सब कुछ लाल रंग का था। एक अजीब सी लाल रोशनी छाई हुई थी हर जगह। ये लड़की जब सब कुछ समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उसे अपने कान के पास सुनाई देती है किसी की विस्परिंग्स। कोई लड़की उससे पूछती है, कहाँ जा रही हो? और जैसे ही वो उसके तरफ देखती है वो चुड़ैल उस पर झपट पड़ती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो और हमें पता नहीं चलता, बस हम उस एलिवेटर को ग्राउंड फ्लोर पे आते हुए देखते हैं मगर बिल्कुल खाली था वो। उस लड़की का नामो निशान नहीं था उसके अंदर। इसके अगले सीन में हम कुछ यंगस्टर्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो सक्सेसफुल हॉरर शो रन करते हैं। वेरियस हॉन्टेड प्लेसेस में जाके क्रीपी चैलेंजेस परफॉर्म करते हैं ये लोग। इस ग्रुप में है क्रिस एंड क्लोई जिस शो का होस्ट है, मैटी एंड एजी जो टेक्निकल साइड संभालते हैं एंड फाइनली केविन द मैनेजर। इनका फैन बेस तो है अच्छा खासा मगर इनकम सोर्स बस एक ही है, स्पॉन्सरशिप, जिसके लिए उन्हें हमेशा ही डेडलाइंस की जल्दी लगी रहती है। एक एपिसोड कंप्लीट हुआ नहीं कि दूसरा ढूंढना पड़ता है। ऐसे में एक दिन उनके ग्रुप में ज्वाइन करता है रायन नाम का एक लड़का जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उनका फैन है और बिना किसी पेमेंट के उनके साथ काम करना चाहता था। पहले दिन ही वो सबको एक स्टोरी सजेस्ट करता है एलिवेटर गेम नाम से। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ऐसी एक बिल्डिंग को ढूंढना है जिसमें एटलीस्ट 10 फ्लोर्स हो और फिर उसके एलिवेटर के अंदर जाके कुछ रैंडम नंबर्स डाल करके एक स्पिरिट को समॉन करना है जिसे दी 5th फ्लोर वुमन कहा जाता है। अगर वो गेम को ठीक तरह से खेल पाते हैं तो उन्हें एक नए डायमेंशन में एंट्री मिलेगी उसके दुनिया में जिसे दी रेड वर्ल्ड कहा जाता है। अदरवाइज वो आत्मा उन्हें मार डालेगी। इसके बारे में इस ग्रुप को ऑलरेडी पता था। इनफैक्ट क्रिस ने तो लास्ट ईयर सेम टॉपिक ऑफर भी किया था मगर इसमें मेनली 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ऑडियंस बोर हो जाएगी एंड सेकेंडली उन्हें कोई हॉन्टेड एलिवेटर ढूंढना होगा जो शायद इस शहर में तो नहीं है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी रायन दे देता है जब वो कहता है कि उसे ऐसे एक बिल्डिंग के बारे में पता है जिसके एलिवेटर से 1 महीने पहले ही बेकी नाम की एक लड़की गायब हुई थी। पुलिस का मानना है वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है मगर एक इंटरनेट थ्योरी ये भी है कि वो उस बिल्डिंग में गई थी उस एलिवेटर गेम को खेलने और उस 5th फ्लोर वुमन ने उसे मार डाला। अब ये सच है या नहीं वो तो नहीं पता लेकिन एक स्टोरी तो कवर किया जा सकता है ना। हम यहाँ समझ पाते हैं ये लोग उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। उसी का नाम था बेकी। अब उसके साथ उस रात कुछ तो हुआ था जो और किसी को पता नहीं चला, इसीलिए उसका राज भी बस रूमर बनकर ही रह गया। ये स्टोरी इतनी फेमस नहीं थी इसीलिए इसे कवर करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। स्पेशली क्रिस तो डायरेक्टली ही मना कर देता है मगर स्पॉन्सरशिप खोने के डर से फाइनली सबको राजी होना ही पड़ता है और उसी शाम सभी जा पहुंचते हैं उस सपोजली हॉन्टेड एलिवेटर का दर्शन करने। सैटरडे की शाम इस वक्त बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली था इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। क्लोई और मैटी मिलकर सारा रिसर्च कर लेते हैं और साथ में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता कर लेते हैं। उन्हें बस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कुछ नंबर्स प्रेस करना है और लेफ्ट 5th फ्लोर पे आने पर अपनी आंखें बंद कर लेनी है क्योंकि वहीं पर एंट्री होगी 5th फ्लोर वुमन की। अगर उन्होंने गलती से भी उसे देख लिया या उससे बात कर ली तो उनकी खैर नहीं, इसलिए वो लोग अपनी आंखें बंद रखे तो ही बेहतर है।
इसी का कैमरा सेटअप होते ही वो लोग शूट स्टार्ट कर देते हैं। लिफ्ट एक के बाद एक फ्लोर पार करने लगती है। पहले कुछ फ्लोर्स पर तो सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, मगर जैसे ही 5th फ्लोर की बारी आती है माहौल बदलने लगता है। लाइट्स अचानक ही फ्लिकर करने लगते हैं, जिससे सभी को टेंशन हो जाता है। क्लोई ये भी नोटिस करती है कि क्रिस इस बार कुछ ज्यादा ही चुपचाप है। जनरली ऑन कैमरा उसका बोलना बंद ही नहीं होता, मगर आज माहौल बहुत ही ज्यादा अलग है। क्या ये सिर्फ डर था या फिर कुछ और, गॉड नोस। इधर एज प्लान्ड 5th फ्लोर पे गेट खुलने से पहले सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता, उनके ऊपर से किसी का काला साया गुजर जाता है। क्रिस बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें खोलता तो है, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो लोग 1 प्रेस करते हैं, लेकिन लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने लगता है। मतलब ये चैलेंज रियल है, वो लोग द रेड वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं। सभी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और उन्हें डर भी लग रहा था, न जाने क्या होगा वहां उनके साथ। लेकिन 10th फ्लोर पे पहुंचने से पहले ही अचानक लिफ्ट 9th फ्लोर पर रुक जाती है और अंदर आता है एक आदमी। कोई घोस्ट लेडी नहीं, एक्चुअली ये आदमी इस ऑफिस का एम्प्लॉय था जो देर तक काम कर रहा था। वो ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है और उनका प्लान चौपट हो जाता है। लिफ्ट सभी को लेकर नीचे जाने लगती है। उधर इजी और उसके टैब के साथ एक दूसरा ब्लंडर हो चुका था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मगर उनके 5th फ्लोर पे जाने के बाद से ही कैमरा में ग्लिचेस आने लगे थे और उसके बाद तो पूरा कनेक्शन ही टूट गया था। मतलब इतना प्लानिंग, इतना वक्त, एफर्ट सब बेकार में गया, कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऑब्वियसली सभी बहुत अपसेट हो पड़े थे और केविन टेंशन में पड़ चुका था कि उसके एपिसोड का क्या होगा। ऐसे में रायन अचानक ही दोबारा शूट करने का ऑफर देता है, मगर कोई राजी नहीं होता, स्पेशली क्रिस। वो तो शुरू से ही रेसिस्ट कर रहा था। एक्चुअली उसका रिलक्टेंस इतना ऑब्वियस था कि सभी को दिख रहा था, मगर उसका कारण सिर्फ और सिर्फ रायन को पता था, जो वो अगले ही पल सबके सामने रिवील कर देता है, जिसे सुनकर सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। पता चलता है कुछ दिन पहले इस एलिवेटर से जो लड़की गायब हुई थी, बेकी, वो इस शो की बहुत बड़ी फैन थी। उसने क्रिस से कांटेक्ट किया था और क्रिस ने उसे इस गेम के बारे में बताया था। उसने प्रॉमिस भी किया था कि इस चैलेंज वाले एपिसोड में उसे इंक्लूड करेगा वो, जिसके बदले में उसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उस शो के पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर क्रिस ने उस लड़की को एक्सप्लॉइट किया था, लेकिन उसके बाद उसने उसे ब्लॉक कर दिया। बेचारी बेकी कई दिनों तक क्रिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही। फाइनली जब वो पॉसिबल नहीं हुआ तो उसने अकेले ही चैलेंज को पूरा करने का फैसला किया, सिर्फ और सिर्फ क्रिस को इम्प्रेस करने के लिए, और उसी में बेचारी की जान चली गई। तो डायरेक्टली ना सही, मगर क्रिस इनडायरेक्टली तो जिम्मेदार है ना। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि रायन असल में बेकी का भाई है और उसका मानना है बेकी अभी भी उस रेड वर्ल्ड में कहीं फंसी हुई है। वो उसे वापस लाना चाहता है, जिसके लिए उसे बाकी टीम मेंबर्स की जरूरत थी। बट ऑनेस्टली किसी को रेड वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस में यकीन ही नहीं था, ना इस बात पे था कि कोई वहां ट्रैप्ड हो सकता है। इसीलिए सभी उसे पुलिस के पास जाने की सलाह देते हैं। सिक्योरिटी भी आ चुका था उन्हें भगाने। ऊपर से क्रिस के बर्ताव से सभी बहुत ज्यादा अपसेट भी हो पड़े थे, इसीलिए सभी अपने अपने घर लौटने के डिसाइड करते हैं। क्लोई क्रिस से बहुत नाराज थी, इसीलिए क्रिस उसे ओवरफोन मनाने की कोशिश करता है, मगर ठीक तभी उन दोनों के साथ कुछ होता है। उनका कॉल कट जाता है अचानक ही और क्लोई को अपने बिल्डिंग के ऊपर वाले किसी फ्लोर से सुनाई देती है एक हमिंग की आवाज, एक अजीब सी धुन, ऑलमोस्ट हिप्नोटाइजिंग, जो उसने उस बिल्डिंग में रहते वक्त भी सुनी थी, एलिवेटर के अंदर। इसके बाद जब वो ऊपर जाती है तब भी उसे ऐसा फील होता है कि उसके साथ और भी कोई है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्लोई भी और ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ क्रिस जब अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है तब अचानक ही बिजली चली जाती है और स्टेयरकेस के नीचे उसे दिखाई देती है वो लड़की, दी 5th फ्लोर वुमन, जो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था ऐसे उसी का इंतजार कर रही थी। क्रिस उसे देखकर पहचान तो लेता है, मगर भाग नहीं पाता। उससे पहले वो आत्मा उसके शरीर को कुचल के उसकी हड्डी पसली एक कर देती है और उसके बाद उसके लाश को लेकर गायब हो जाती है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। उधर रायन काफी देर तक उस बिल्डिंग का चक्कर काट रहा था। उसे डर तो लग रहा था, मगर साथ में बेकी का क्या हुआ ये जानने के लिए उसका मन बेताब भी हो रहा था। तो फाइनली वो अकेले ही जाने का डिसाइड करता है और भगवान का नाम लेकर एलिवेटर में चढ़ जाता है। इनिशियली उसके साथ भी वही सब कुछ होता है जो बाकियों के साथ हुआ था। 5th फ्लोर पे हमें उसके ऊपर से किसी साए को भी गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार और कोई रुकावट नहीं आता, जिस कारण से वो 10th फ्लोर तक पहुंच पाता है और उसके सामने खुल जाता है रेड वर्ल्ड का दरवाजा। सरप्राइजिंगली यहाँ सब कुछ बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की तरह ही था। इवन दरवाजा खोलने पर उसे रास्ता भी दिखाई देता है, वही बिल्डिंग, वही सराउंडिंग्स। डिफरेंस बस यही था कि ये दुनिया पूरी की पूरी लाल थी। लाल आसमान में एक क्रॉस भी चल रहा था।
वही रास्ते पर रायन को एक लड़की दिखती है जो रायन को लगता है बेकी है, मगर असल में वो 5th फ्लोर वुमन थी जो रायन के बुलाने पर अजीब तरह से बेंड हो जाती है पीछे की तरफ और उसी पोस्चर में किसी मकड़ी की तरह क्रॉल करते हुए उसे चेस करने लगती है। रायन की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो भागता है बिल्डिंग के अंदर और लिफ्ट का बटन प्रेस करके इंतजार करने लगता है। इसी बीच इन दी रियल वर्ल्ड हम इसे और केविन को इस बिल्डिंग में लौटते हुए देखते हैं। वैसे मैं पिछली बार उनसे उनका कैमरा छूट गया था, वही लेने आए थे ये लोग, मगर आ ही गए हैं तो इसी को थोड़ा मजाक भी सोचता है और वो उस चैलेंज को परफॉर्म करने की डिसाइड करती है। उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था ये खेल कितना रियल हो सकता है। तो वो लोग एक के बाद एक फ्लोर्स को पार करते हुए फाइनली 5th फ्लोर पे जा पहुंचते हैं, मगर वहां अपनी आंखें बंद नहीं करते, उल्टा चिल्ला चिल्लाकर उस स्पिरिट को बुलाने लगते हैं। उन्हें लगा था ये बस इंटरनेट रूमर है और कि बाकी स्टोरीज की तरह फेक है, मगर जब तक उन्हें इसकी रियलिटी हिट करती है तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। वो चुड़ैल बस कुछ सेकंड के अंदर ही उन पर हमला करके ब्रूटली उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है और फिर उनकी लाशों को गायब कर देती है। एलिवेटर बिल्कुल पहले की हालत में लौट जाता है, ऐसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। रह जाता है तो बस इसी का कैमरा जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। इसके बाद ये एलिवेटर लौट जाता है 10th फ्लोर पे, जहां रायन इसका इंतजार कर रहा था। बाल बाल बचा था वो, मोस्टली उसने सारे रूल्स का पालन किया था, इसीलिए जिंदा लौट पाया था। मगर जब उसे इसी का कैमरा मिलता है तो सब कुछ देखकर वो समझ जाता है क्लोई, क्रिस और मैटी भी खतरे में है। तो वो क्लोई को इन्फॉर्म करता है। क्लोई उसे मिलने बुलाती है। एक्जैक्टली इस समय जब वो कॉल पर बात कर रही थी, हमें उसके दरवाजे के बाहर लाल रंग की रोशनी नजर आती है और किसी का हाथ भी एज इफ कोई रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हो। मगर ठीक उसी वक्त वो घर से निकल पड़ती है तो वो रोशनी भी वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम मैटी को देखते हैं। वो बेचारा इतने देर से बस स्टॉप पे ही बैठा था, उसे बस ही नहीं मिल रहा था। अचानक उसे कहीं से स्क्रैचिंग की आवाज आती है, जिससे वो ऊपर की तरफ देखता है और देखते ही उसकी धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि वहां वही चुड़ैल थी, द 5th फ्लोर वुमन। मैटी उसी वक्त वहां से भाग निकलता है और क्लोई से बात करके ऑफिस में मिलने की प्लान बनाता है। बाकी किसी से तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं थे, लेकिन उसे इतना पता था कि वो जहां भी जाएगा ये स्पिरिट उसका पीछा करेगी। तो उससे बचने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में घुसकर ढेर सारे नमक चुरा लेता है और साथ में कुछ कैंडल्स भी। उसे हर स्टेप में अपने साथ उस आत्मा की प्रेजेंस फील होने लगी थी। तो वो जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचकर नमक का गोला बनाकर उसमें घुस जाता है। उसके कुछ देर बाद ही वहां क्लोई और रायन भी जा पहुंचते हैं और सभी मिलकर डिस्कस करने लगते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। क्लोई तो उसी वक्त पुलिस के पास जाना चाहती थी, मगर रायन उसे रोकता है क्योंकि उसे पता था वो लोग कुछ नहीं करने वाले और इसी के कैमरा में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था उसमें सिर्फ वो ही दिखाई दे रही थी, तो इससे कुछ साबित भी तो नहीं होने वाला ना। इस पॉइंट पर क्लोई उनसे अपनी रिसर्च शेयर करती है, ये सो कॉल्ड एलिवेटर गेम एंड द 5th फ्लोर वुमन के ओरिजिन के बारे में। पता चलता है आज से कई साल पहले कुछ लड़कियों ने मिलकर एक लड़की जिसका नाम एली था उसे इस एलिवेटर शाफ्ट में बंद कर दिया था। इट वाज जस्ट फॉर फन। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कुछ देर बाद आकर उसे आजाद कर देंगे, लेकिन उन लड़कियों ने इतना ड्रिंक कर लिया था कि वो एली के बारे में भूल ही गए थे। बेचारी ने पूरा वीकेंड वहीं पर बिताई, चीखते चिल्लाते हुए पागलों जैसी हालत हो चुकी थी उसकी, लेकिन फिर भी वो जिंदा रही। और फिर जब मंडे ऑफिस में लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो उसके साथ साथ एलिवेटर भी चलने लगा, जिसके तले दबकर बेचारी का स्पाइन टूट गया। वो दर्द में चिल्लाती रह गए मगर लोगों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंची। इसके बाद धीरे धीरे एलिवेटर गियर्स में कुचल कर उसके शरीर के टुकड़े होने लगे और उसे एक भयानक मौत मिली। लेकिन उसकी लाश डिस्कवर होने में और भी कई दिन लग गए। इतने में लाश की हालत और खराब हो चुकी थी, पहचानने लायक भी नहीं थी वो। एज ए रिजल्ट उसकी स्पिरिट वेंचफुल बन गई और 5th फ्लोर वुमन के नाम पे लोगों को हॉन्ट करने लगी। इंटरनेट में उसे समॉन करने के बारे में तो सब कुछ इन डिटेल्स लिखा था, मगर उसे छुटकारा कैसे पाना है इसका कोई तरीका कहीं मेंशन नहीं था। तो उन्हें कैसे पता चलेगा उन्हें क्या करना है। इतने टेंशन के बीच अचानक ही मैट एक धुन गुनगुनाने लगता है। नहीं, किसी खुशी में नहीं, एक्चुअली ये उसकी पुरानी आदत थी। जब भी वो किसी टेंशन में होता था वो ऐसा ही करता था, मगर इस बार उसकी धुन कुछ जाना पहचाना सा लगता है क्लोई को। ध्यान से सुनने पर उसे समझ आता है ये तो वही धुन है जो उसे हर जगह सुनाई दे रही है पिछले कुछ घंटों से। और ठीक तभी अचानक ही उसे ये भी याद आ जाता है कि ये धुन असल में एक नर्सरी राइम है जो बचपन में उसकी माँ गाती रहती थी और उसी में छुपा था इस एलिवेटर गेम का और मे बी इस घोस्ट का असली राज। उसे स्टडी करने से उन्हें अपनी गलती भी समझ आ जाती है। एक्चुअली में उन्होंने उस गेम को तो अधूरा ही छोड़ दिया था। जब उन्होंने 1st फ्लोर का बटन प्रेस किया था तब एलिवेटर 10th फ्लोर की तरफ जाने लगी थी, मतलब उनके लिए रेड वॉल का पोर्टल खुल चुका था। मगर इस आदमी के आ जाने से वो लोग नीचे लौट आए और वो दरवाजा भी खुला ही रह गया। जबकि रायन ने गेम को कंप्लीट किया था,
इसीलिए वो स्पिरिट उस दुनिया को क्रॉस करके उसके पीछे नहीं आई। अगर ऐसे में उन्हें बचना है तो उन्हें फिर से उस गेम को खेलना होगा, 10th फ्लोर के उस दुनिया में जाना होगा और फिर वापस भी आना होगा, तभी क्लोज होगा वो पोर्टल। मगर ये काम उतना आसान भी नहीं था, ना इसके सक्सेस की कोई गारंटी थी, मगर उन्हें कोशिश तो करनी होगी। तो जब सभी इसी डिस्कशन में बिजी थे तो अचानक ही उन्हें एक कमरे के एक कोने से फिर से हमिंग की आवाज सुनाई देने लगती है और साथ में दिखाई देता है एक क्रीपी फिगर भी। मैटी को समझने में देर नहीं लगती ये कौन है। वो सबको सॉल्ट सर्कल में घुस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे यकीन था उससे वो बच जाएंगे, मगर उसका तरीका काम नहीं आता। वो आत्मा बहुत ही आसानी से उस सर्कल को पार कर लेती है और मैटी को मारकर उसके शरीर को कुचल भी देती है। रायन और क्लोई कुछ नहीं कर पाते, खड़े खड़े देखने के सिवा। इतना भयानक नजारा देखकर डर से पत्थर बन चुके थे वो, मगर उन्हें जिंदा रहना था, इसीलिए किसी तरह से खुद को संभाल के वो भागते हैं उस बिल्डिंग की तरफ और उनके पीछे पीछे हम उस रेड लाइट को भी फॉलो करते हुए देखते हैं। उसे भी पता था ये लोग उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए इस बार 5th फ्लोर पर उनका एक्सपीरियंस पहले से भी ज्यादा भयानक होता है। वो फील कर पाते हैं उस ऑमनस प्रेजेंस को जो काले साए की तरह उनके चारों तरफ मंडरा रही थी, मगर ये दोनों भी हार नहीं मानते। पूरा समय अपनी आंखें बंद रखते हैं और 5th फ्लोर को पार करके उस रेड वर्ल्ड में जा पहुंचते हैं। इस बार भी वो चुड़ैल बेकी की आवाज में रायन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है जिससे वो वहीं पर रह जाए, मगर क्लोई ऐसा होने नहीं देती। वो रायन को खींचकर अंदर लाती है और 1st फ्लोर का बटन प्रेस करती है। एज पर द रूल्स यही दी एंड होने वाला था इस गेम का। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला था, मगर इस बार उनके साथ साथ वो आत्मा भी चालाकी करती है और एलिवेटर 5th फ्लोर पर जाके रुकती है। फिर से एक बार, मतलब फिर से एक टेस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्पिरिट उनके लिए जाल बिछा रही थी, कुछ भी करके उन्हें कैद करना चाहती थी अपने दुनिया में। मगर क्लोई और रायन भी फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो कुछ वक्त में एलिवेटर भी फिर से चलने लगता है। वो लोग 5th फ्लोर को तो पार कर चुके थे, लेकिन उस स्पिरिट को तब भी अपने आसपास फील कर पा रहे थे। उसे बस एक मौका चाहिए था, इनकी एक गलती और खेल खत्म। अनफॉर्चुनेटली वो मौका उसे मिल भी जाता है जब वो उनके कान में खुसफुसाती है। उसके क्रीपी आवाज से वो लोग और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, आंखें खोल लेते हैं और तुरंत ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। रैन अपने आंखों के सामने क्लोई को मरते हुए देखता है और साथ में उस चुड़ैल को भी जो उससे बेकी की आवाज में बात कर रही थी। इसके बाद और क्या, हमेशा की तरह वो एलिवेटर नीचे चला जाता है बिना किसी सबूत के और रैन एंटर करता है रेड वर्ल्ड में, जहां सच में ही उसे अपनी बहन दिखती है, विच मीन्स रायन मर चुका है और उसकी स्पिरिट कैद हो चुकी है इस रेड वर्ल्ड में हमेशा हमेशा के लिए। एट द एंड हम एक और लड़की को देखते हैं उस एलिवेटर में एंटर करते हुए। उससे हमें पता चलता है क्लोई और रायन के केस को हुए कई साल बीत चुके हैं। पुलिस को कभी उनकी लाश नहीं मिली, ना कोई सबूत मिला। सभी का यही कहना है कि उनके डिसअपीयरेंस के पीछे यही एलिवेटर है जहां अभी भी 5th फ्लोर वुमन का राज चलता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ये लड़की ये डेडली गेम खेलती है सिर्फ कुछ व्यूज के लिए, फेमस होने के लिए, जिसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ता है। उसके मौत का नजारा तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके चीखों से वो कंफर्म्ड हो जाती है और इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों आई नो इस फिल्म में कुछ प्लॉट होल्स है जिन्हें मैंने अपने तरीके से कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि बाकी स्टोरी सच में इंटरेस्टिंग है। मुझे तो काफी अच्छी लगी ये फिल्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।